चलो, so heat exchange in a chemical reactions. So heat exchange in the chemical reactions is called thermochemistry. ठीक है, heat exchange in the chemical reaction is called thermochemistry. अभी what will write हम कहेंगे इसमें most of the heat exchange, most of the reactions are carried out at constant pressure. So we calculate the heat exchange. So we calculate the heat exchange in terms of delta H of reaction, or enthalpy of reaction, change in enthalpy of reaction. So we know that delta H of reaction जो होता है, that is equal to summation of delta H of the product minus summation of delta H of the reactant. वो अपन को पता है कैसे कैलकुलेट. For exothermic reaction, delta H is negative because energy of the product is less than energy of the reactant. तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट से, तो ऑब्वियसली बात है, विल से दैट ये लेस है इससे, तो ये नेगेटिव तो आएगा ही आएगा. एंड फॉर एंडोथर्मिक, delta H is greater than 0. The because is energy of the product is greater than energy of the reactant. ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपन को पहले से पता है, जो भी आपने लिखा हुआ इधर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 10, ये अपन को पहले से पता है. तो व्हाट इज हीट ऑफ रिएक्शन, ये देख लेते हैं अपन. हीट ऑफ रिएक्शन, the energy exchange in any chemical reaction, the energy exchange in any chemical reaction is called heat of reaction. So the energy exchange in any chemical reaction is called heat of reaction. तो अगर मान लो अपन एग्जांपल, भाई म्यूट करके रखो, म्यूट, जिसको कुछ नहीं पूछना है वो म्यूट करके रखे. सो अपन एग्जांपल लिखते हैं, जैसे अपने पास कार्बन होगा, इसको अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और इसमें 93.4 किलो कैलोरीज हीट लिबरेट करता है. इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अरे यार बोल रहा हूँ म्यूट करके रखो, लेकिन फिर भी तुम लोग. ठीक है, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है -93.4 किलो कैलोरीज of reaction. That is what we have. तो अब एक्चुअली व्हाट वी से दैट ना, ये जो एनर्जी लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन.
हीट ऑफ रिएक्शन अपन से जब भी पूछेंगे ना, हीट ऑफ एंथैल्पी, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसमें अपन को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना होता है, साइन नहीं बताना होता है। और साइन की वजह से कि भाई वो एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक, तो उसके लिए अपन पढ़ते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। भाई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का अगर साइन नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक है, पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक है। तो हीट ऑफ रिएक्शन मतलब आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड में लिखो या राइट हैंड साइड में लिखो, वैसे अपन को पता है लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे तो एंडोथर्मिक होगा, राइट हैंड साइड में हीट लिबरेट हुआ मतलब एक्सोथर्मिक। हमको पता है कि भाई सभी रिएक्शंस में हीट और कंजर्वेशन फॉलो होता है। दिस इज थर्मोकेमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट हमेशा टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट होनी चाहिए। इधर प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी कम है इन दोनों के कंपैरिजन में, इधर लिखा ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन, इसकी कितनी एनर्जी कम है, इतनी, इन दोनों के कंपैरिजन। सो हीट ऑफ रिएक्शन में अपन को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना होता है, डजंट मैटर वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, हमें सिर्फ नंबर्स बताने होते हैं, साइन नहीं बताना होता पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछेंगे तो अपन को साइन के साथ बताना पड़ेगा, अगर एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव साइन, एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव साइन बताना पड़ेगा। This is about the definition of heat of reaction. Any energy exchange in the chemical reaction is called heat of reaction. Now, what are the factors जिससे heat of reaction affect करता है, वो देखते हैं अपन की. What are the factors on which the heat of reaction will depend? So, on the next page, we'll write the factors which are affecting the heat of reaction. वो देख लेते हैं. Factors which are affecting the heat of reaction. चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलता है. So we'll write that factors affecting the heat of reaction. Affecting the heat of reaction. So on which factors the heat of reaction will depend, let us check. एक तो होता है कि कैलकुलेशन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो ये होता है कि भाई आपने कैलकुलेशन किस पे किया. एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट ऑफ रिएक्शन is calculated as delta E. डेल्टा ई को अपन कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करते हैं. इट इज इक्वल टू दिस. एंड एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एज डेल्टा एच एंड दैट इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी. The relation between the delta H and delta E, we know that delta H is equal to होता है delta E plus delta NGRT for chemical reactions. For chemical reactions, that is delta NGRT for chemical reactions. So we'll write that if delta Ng is equal to 0, delta Ng is equal to, that is total moles of the product minus reactant na, in gaseous state. जहां पर delta Ng अपन लिख सकते हैं sum of molar coefficient of product minus sum of the molar coefficient of
मोलर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट वो लिख सकते, वो अपन ने पढ़ा हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम में अच्छे से सीखा हुआ है, अपन को प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इफ delta Ng is equal to 0, then delta H is equal to delta E. Example, H2 plus Cl2 gives you twice of HCl. All are in gaseous state. If delta Ng is greater than 0, then इसका मतलब है कि इक्वेशन, इसको अपन एक इक्वेशन बना लेते हैं, ये जो है अपन एक इक्वेशन बना लेते हैं, ये अपने पास एक इक्वेशन के बने। हो गया भाई, किसी को कुछ तो हुआ है सर। ये पेज के बाद 1 मिनट के लिए लास्ट पेज प्लीज शो करो, हम लोग ऑफलाइन बैठे हैं, चलेगा कोई बात नहीं ना। अच्छा मैं एक बार बैक पिछले पेज पे चलते अपन हैं, ये वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ, फिर उसके बाद ही आगे पढ़ेंगे ना। पिछला पेज दिखा देता हूँ पहले, ठीक है? चल पिछला पेज देखते हैं पहले, ये है, देख लो अगर किसी को लिखना है कुछ तो। हो गया? इफ डन तो नेक्स्ट पेज पे चलता है, ठीक है? आई थिंक इट्स डन, ओके, ठीक है ना? तो व्हाट आई मीन इज डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0 देन डेल्टा एच, क्योंकि फिर इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो डेल्टा एच आएगा, इसका मतलब है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई। हाँ तो वी कैन राइट द एग्जांपल, PCl5 है, it decompose into PCl3 plus Cl2, they are in gaseous state, all are in gaseous state, you can write like this. And if delta Ng is less than 0, then delta H is less than delta E. Example, N2 plus 3H2 gives you twice of NH3. ये ले भाई, गैसियस स्टेट में है ये सब गैसियस स्टेट। ये अपन एग्जांपल से बता सकते हैं। इसका मतलब अब होता क्या था ना, फर्स्ट लॉ में अपन ने कहा, फर्स्ट लॉ इन thermodynamics, delta H is greater than delta E always, ये हमेशा ऐसे होता था। बट थर्मोकेमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, क्योंकि डेल्टा एच थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स कभी चेंज नहीं होते थे ना गैस के, वो तो कांस्टेंट रहते थे। नंबर ऑफ मोल्स तो हमेशा, भाई कंप्रेशन एक्सपेंशन ही तो करते थे आप। लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन है, भाई आपके पास 4 मोल्स हैं और रिएक्शन के बाद 2 ही मोल्स बचे, तो फिर अपन को डेल्टा एनजी लेना पड़ेगा ना केमिकल रिएक्शन में, और रिएक्शन होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ, और प्रेशर तो कांस्टेंट है, अपने लिखा हुआ है लास्ट पेज पे, ठीक है? तो मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूं, अब अपन डेल्टा एनजी भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। Calculate delta H of reaction for combustion of benzene. If
डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये अपन को गिवन है 40 किलो जूल्स एट 300 केल्विन। ये मुझे कैलकुलेट करके बताना है भाई। डेल्टा ई गिवन है, मुझे डेल्टा एच बताना है, मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा। मुझे डेल्टा एन जी चाहिए, टेम्परेचर गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं लिखूंगा, देख भाई C6H6 बेंजीन होता है लिक्विड, और इसको रिएक्ट करूंगा O2 के साथ कंबशन करूंगा तो ये होगा 6CO2 बनेगा प्लस 3H2 बनेगा। ये गैसियस स्टेट होगा। कंबशन के बाद इतने टेम्परेचर पे तो वो लिक्विड बन जाएगा। ये गैस है और ये लिक्विड है, तो इधर ऑक्सीजन हो गया 15। लो भाई अपने पास बैलेंस रिएक्शन हो गया। देयरफॉर डेल्टा एनजी इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा एनजी हो जाएगा दैट इज 6 माइनस 15/2, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 15, सो माइनस 3/2 हो गया। अभी डेल्टा एच पूछा है आपने, और डेल्टा ई मुझे 40 किलो जूल्स दे रखा है आपने, माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस 3/2 इंटू आर लेना पड़ेगा मुझे 8.314, क्योंकि ये जूल्स में है, मैं इसको भी जूल्स में कन्वर्ट करूंगा। ये किलो जूल था, इसको भी किलो जूल में लूंगा तो इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट कर लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 300। लो भाई अपना आंसर आ गया। तो ये 40 हो गया माइनस 3/2 इंटू ये हो जाएगा मेरे पास, इसको तो 0.3 कर देते हैं, 0.3 इंटू 3, ये ऑलमोस्ट 25 के आसपास आ रहा है। ये ऑलमोस्ट 25 के आसपास आ रहा है। ये लो भाई, तो ये आ रहा अपने पास 40 माइनस 25, 3 मतलब 75, 75 का मतलब हो गया है ना 75 वन 37.5, that is equal to my, that is 2.5 किलो जूल पर मोल। ये आ गया भाई अपने पास डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आ गई। ऐसे अपन लिख सकते हैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। वो कैलकुलेशन दिखाया मैंने थोड़ा सा इसका कि हाउ टू कैलकुलेट दैट। तो एक एग्जांपल लेके अपन ने कैलकुलेशन भी देख लिया कि कैसे अपन को, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम भी लिखा होता तो अपन डेल्टा ई अज्यूम कर लेते हैं कि द एनर्जी एक्सचेंज इन द रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 40 किलो जूल्स। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अपन डेल्टा ई कैलकुलेट करते हैं, ऊपर लिखा हुआ है भाई। अपन जनरली कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा ई। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या कैलकुलेट करते हैं, वो चलेगा ना, लिखो 25/3 आर को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक फैक्टर है जो अपन ने पढ़ा हुआ है। अब अपन सेकंड, एक तो अपन ने फैक्टर पढ़ा कि भाई अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछा है एनर्जी एक्सचेंज या कांस्टेंट प्रेशर पे पूछा है, वो देखना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वो तो आएगा ही ना, क्योंकि ये 25 नहीं होता ना एग्जैक्ट आर का वैल्यू। अब उसको भैया ये जूल होता है और ये मैंने किलो जूल में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये किलो जूल था तो ये भी किलो जूल है। यूनिट का भी तो ध्यान रखो, सिर्फ 25/3 से थोड़ी काम चलेगा।
वो एग्जैक्टली 24.65 होना चाहिए डिवाइड बाई 3। 25 लोगे तो थोड़ा चेंज आएगा, ठीक है ना, थोड़ा चेंज आएगा, इसलिए नहीं तो मैं नहीं कर देता डायरेक्टली। चलो अब अपन दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। A reactant and product. Heat of reaction will also depend on this. आया देख लेते हैं कि कितना होना चाहिए। 8.314 into 0.3, तो 25 के आसपास होगा ना, ये 2.5 होगा, क्योंकि ये डेसिमल को तो भूल ही गए अपन क्या मैं, तो ये हो जाना चाहिए 3.75, तो ये 25 होना चाहिए, नहीं चेंज हो जाएगा सब कुछ, तो 2.5 आएगा। अब 2.5 आएगा तो मल्टीप्लाई भी करूंगा, 7.5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3.75, और 3.75 का मतलब कितना हो गया फिर 36.25 किलो, इतना आ रहा है। वो डेसिमल का गलती किया मैंने, है ना। चलो कैलकुलेशंस। अब फिजिकल स्टेट का मतलब है, देख अपन तो सीधे एग्जांपल से देखते हैं कि आप फिजिकल स्टेट का मतलब क्या बोल रहे हो। जैसे मान लेते हैं अपन की कार्बन है, ये ग्रेफाइट है, इसको अगर O2 के साथ बर्न करूंगा, कंबशन करूंगा, तो CO2 बनाऊंगा गैस। इसमें एनर्जी लिबरेट होता है E1, तो डेल्टा एच आ जाएगा अपने पास -E1। इट्स एक्सोथर्मिक, कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम इसको डायमंड के साथ रीहीट करें, अब फिजिकल स्टेट अलग अलग हो गए हैं, दीज आर एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फिजिकल स्टेट है, एलोट्रोप्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फिजिकल स्टेट गैस के साथ, तो भी ये CO2 बनेगा, लेकिन एनर्जी विल बी डिफरेंट, -E2। अब इस रिएक्शन में अपन को एक बात पता है, स्टेबिलिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन कार्बन डायमंड, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसको बर्न करना मुश्किल होगा, तो एनर्जी लिबरेट कम होगी। जो ज्यादा स्टेबल होता है उसमें एनर्जी लिबरेट कम होगी। भाई ये वाला पार्ट तो सब कुछ एक जैसा है ना, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला, तो फिर इसको बर्न करना मुश्किल होगा, तो इसकी एनर्जी लिबरेट कम होगी। E2 इज ग्रेटर देन E1, मतलब अगर इसमें एनर्जी 25 है तो इसकी एनर्जी 25 से कम होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि डायमंड इज लेस स्टेबल। लेस स्टेबल तो जल्दी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो O2 का फॉर्मेशन से जो एनर्जी लिबरेट होगा वो ज्यादा होगा। सो अब अगर अपन डेल्टा एच की बात करें, तो डेल्टा एच तो आपको साइन के साथ बताना पड़ेगा। तो अगर ये 25 है तो ये -25, और ये 30 है तो ये -30 होगा। तो एंथैल्पी आपको साइन के साथ बताना पड़ेगा, लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन, ये E जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन है, अपने ऐड किया ना। कंबशन में कार्बन की कर रहा हूँ, लेकिन उनके फिजिकल स्टेट अपन को देखनी पड़ेगी। मान लो अपन को ऐसे केवल H2 प्लस हाफ O2, मैंने H2O बनाया, लिक्विड, एनर्जी लिबरेट हुआ E1,
ये भी गैस था, ये भी गैस है। और दूसरे रिएक्शन में H2 है गैसियस स्टेट प्लस हाफ O2 है गैसियस स्टेट, इट कन्वर्ट्स इनटू H2O, लेकिन इस बार ये गैसियस स्टेट में है और एनर्जी होगा E2, ठीक है, एनर्जी होगा E2, राइट। तो इस केस में अपन कहेंगे व्हेन H2 react with O2, it will form H2O liquid. Then H2O liquid use energy to vaporize into H2O gas. अब देख भाई, पहले लिक्विड बना और लिक्विड से लिक्विड का H2O का फॉर्मेशन तो एक्सोथर्मिक था, लेकिन लिक्विड बना के जो अपन को इधर कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब अब आप क्या करोगे, अब लिक्विड बनने के बाद आप एनर्जी यूज करोगे ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। वाटर H2 और O2 से वाटर लिक्विड बनाना तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन लिक्विड से H2O में बना H2O गैस में बनाना एंडोथर्मिक है। तो इसमें पहले लिक्विड बनेगा और फिर एनर्जी यूज हो जाएगा तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई इसमें एनर्जी मान लो 25 लिबरेट हो रही है, वो तो इसमें भी 25 लिबरेट होगी अगर लिक्विड बना तो, लेकिन अगर आप गैस में कन्वर्ट करोगे तो थोड़ी एनर्जी यूज भी हो जाएगी, तो इसमें कम लिबरेट होगी। क्यों? क्योंकि जब वाटर लिक्विड बना होगा तो 25 लिबरेट हुआ, लेकिन बाद में एनर्जी यूज होके वो गैस में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि 25 माइनस 15 इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड वाटर इनटू गैसियस स्टेट? बिल्कुल बोल सकते हो। तो मैं यहां पर लिख लूंगा therefore E1 is greater than E2 and delta H1 is less than delta H2. Also E1 minus E2 is the energy required to convert H2O liquid to H2O gas. मैं इसमें भी ऐसे लिख सकता था, यहां पर भी ये E1 का वैल्यू जो था E2 का वैल्यू ज्यादा है E1 से, so E2 minus E1 is the energy required to convert graphite into diamond. भाई अगर मान लो इसमें एनर्जी लिबरेट होता है 25, इसमें एनर्जी ज्यादा लिबरेट हो रहा है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो अगर मुझे ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल में कन्वर्ट करना है तो इन दोनों का डिफरेंस का एनर्जी दे दो ना उसको। इसकी स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है इससे, तो इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। E2 का वैल्यू बड़ा है तो E2 माइनस E1 इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कार्बन डायमंड टू ग्रेफाइट। कार्बन डायमंड टू ग्रेफाइट जो होगा, ग्रेफाइट टू डायमंड है ना, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड लिखा ना तुमने, जो ज्यादा स्टेबल है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, कार्बन ग्रेफाइट टू डायमंड। डायमंड की एनर्जी क्या ज्यादा होती है ग्रेफाइट से, तो ज्यादा स्टेबल को कम स्टेबल में कन्वर्ट करना है ना, तो उसका स्टेबिलिटी ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करें? एनर्जी देके। तो कितना एनर्जी दे दें? अगर आप ये नंबर यूज कर रहे हो तो 5 किलो यूज करो। नंबर अपन को, ये जो एनर्जीज के वैल्यूज है ना, ये अपन को हमेशा गिवन होते हैं क्वेश्चन, अपन को जरूरत नहीं पड़ता उसको ऐसे करने। ठीक है, सो वी गॉट दैट कि हमें फिजिकल स्टेट पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो
the elemental state of allotrope. तो कार्बन का तो ग्रेफाइट होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना, और सल्फर का रॉम्बिक सल्फर होता है। फास्फोरस के लिए व्हाइट फास्फोरस होता है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्टेट। अब कार्बन के लिए तो ग्रेफाइट ही होता है और सल्फर के लिए रॉम्बिक सल्फर होता है। फास्फोरस के लिए ब्लैक फास्फोरस होता है। फास्फोरस रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है और ब्लैक भी होता है। सो फास्फोरस में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो है ना, वो ब्लैक फास्फोरस की होती है। लेकिन एलिमेंटल स्टेट ऑफ फास्फोरस इज व्हाइट फास्फोरस, क्योंकि हम व्हाइट फास्फोरस से ब्लैक फास्फोरस बनाना पड़ेगा अपन को, होता नहीं ब्लैक फास्फोरस तो बनाना पड़ता है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। एलिमेंट्स वो होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं ऐसे। तो कार्बन और सल्फर के जो एलिमेंटल स्टेट है वो उसके थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल स्टेट भी है। फास्फोरस में ऐसा नहीं है, इसलिए इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट यही सोचता है कि जो एलिमेंटल स्टेट है वही थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल स्टेट है, और वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो फिर अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे छोड़ता है ना। थर्ड पॉइंट में अपन लिखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर। So we write that by Kirchhoff's. It is explained by Kirchhoff's temperature effect. What he says, the value of delta H and delta E depends on temperature. है ना? As अपन लिखते हैं DH is equal to, तो NCP dt. तो we write that DH को NCP तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर अपन केमिकल रिएक्शन यूज करेंगे ना तो अपन उसमें सिर्फ CP लिखेंगे। So DH will be equal to delta CP, this is of reaction, into dt, ये लिखेंगे। तो विल राइट दैट कि भाई इसमें डेल्टा CP इज, मैं बता दूंगा उसको डेल्टा CP क्या है। अपन क्या करते हैं, अगर मान लो टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो डेल्टा चेंज होगा, तो विल राइट लाइक दिस, delta H1 at temperature T1 and delta H2 at temperature T2 for a chemical reaction will be equal to delta CP, और यहाँ पर अपन T1 से T2 टेम्परेचर लेंगे तो dt. So what I got is delta H2 minus delta H1 will be equal to delta CP T2 minus T1. Therefore delta CP is equal to delta H2 minus delta H1 divided by T2 minus T1. टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, टेम्परेचर कभी केल्विन के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये अपने पास डेल्टा CP आएगा, और डेल्टा CP जो होगा ना, where delta CP is equal to summation of delta CP of product minus summation of delta CP of reactant, ऐसे हो जाएगा।
डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्वेश्चन में गिवन होता है अपन को, वो इसलिए ना कि भाई N2 का सीपी अलग होगा, H2 का सीपी अलग होगा। अब आपस में रिएक्ट कर गए ये तो फिर अमोनिया का सीपी अलग होगा ना, तो अपन डेल्टा सीपी क्या करते हैं, दैट इज 2 into सीपी ऑफ अमोनिया माइनस सीपी ऑफ N2 प्लस 3 into सीपी ऑफ H2। ये सीपी के वैल्यूज जो है ना वो अपन को गिवन होते हैं क्वेश्चन में, कि हीट कैपेसिटी ऑफ अमोनिया क्या होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ये सब अपन को क्वेश्चन में गिवन होता है। सिमिलरली यू कैन राइट दैट, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करोगे तो मैं डेल्टा एच की जगह डेल्टा ई ले लूंगा। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करोगे तो मैं डेल्टा एच की जगह डेल्टा ई ले लूंगा। तो वैसे तो अपन अज्यूम करते हैं कि डेल्टा एच बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे, लेकिन कैलकुलेशन तो अपन कर ही सकते हैं, है ना। द डिपेंडेंस ऑफ सीपी ऑन टेम्परेचर, अगर अपन सीपी को टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सीपी और सीवी के वैल्यू बढ़ते हैं, वो अपन ने लिखा है मतलब पहले। डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर इज, वो सिलेबस में तो नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स हमने क्यों नहीं लिए सेकंड स्टेप में, नंबर ऑफ मोल्स की जगह ही तो अपन ने क्या किया, अब नंबर ऑफ मोल्स तो तब लेंगे ना जब अपने N2 गैस लिया है तो कंप्रेशन एक्सपेंशन में इसका नेचर चेंज ना हो। तो मान लो इसके 2 मोल्स लिए अपन ने, तो 2 मोल्स हैं तो भाई थर्मोडायनेमिक्स में तो ठीक है कि आपने 2 मोल ले लिए, और ये N2 का सीपी है, इधर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, N2 तो गायब ही हो गया, बचा मेरे पास NH3 बन गया वो तो क्या करें फिर, सीपी कैसे कैलकुलेट करें, है ना। तो जो अपन केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो अपन उसको किससे, NN2CP को किससे रिप्लेस कर लेते हैं, डेल्टा सीपी से। डेल्टा सीपी क्या है, डेल्टा सीपी इज द सीपी ऑफ रिएक्शन फॉर अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन का डेल्टा सीपी है वो है ना, इसलिए अपन ने उसको वैसे लिखा, मुझे लगता है अपन को डाउट है, ठीक है। अच्छा देखो, ये अपने सिलेबस में तो नहीं है भाई कैलकुलेशन, लेकिन अगर मान लो कहीं भी क्वेश्चन में आया, so the dependence of CP on the temperature is assumed as constant. Example, suppose the CP of a gas is given as, मान लो ऐसे गिवन है मुझे AT to the power of 3, then the delta H of reaction on changing temperature will changes। अपन यहाँ एक गैस की बात कर रहे हैं, बस फॉर अ गैस लिखा हुआ है अपन ने, केमिकल रिएक्शन नहीं लिखा। तो अपन इसमें क्या करेंगे, डेल्टा एच ले, इधर डी एच ले लेंगे अपन चेंज लिखने के लिए, अपन ने इसको लिखा डी एच इज इक्वल टू, अपन ने लिखा एनसीपी dt। तो अपन एनसीपी dt को क्या लिख लेंगे, एन तो आप पर मोल दोगे ही दोगे, और इसमें ये वाली जो सीपी की है ना, इसको मैं 80 क्यूब लिख लूंगा, और इसको मैं लिख दूंगा dt। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे कर लूंगा, ये डेल्टा H1 ये T1 टू T2 कर लेते हैं अपन, है क्योंकि अब तो एंथैल्पी ऑफ द गैस होगा, सो H1 टू H2 ये DH हो जाएगा, और ये हो जाएगा, क्योंकि अब एक गैस के लिए एंथैल्पी अपन चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो DH है, तो ये अपन लिखेंगे N, ये तो कांस्टेंट है,
ये तो कांस्टेंट है, और अपन लिख लेंगे इसको टी क्यूब डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे t1 से t2 तक। तो a का वैल्यू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, एंड इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। वो वैल्यू अपन को गिवन होगा पता, इसलिए अपन को उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। हम तो क्या करेंगे, इसको डेल्टा एच लिख लेंगे, एन ए का वैल्यू मुझे कांस्टेंट है तो गिवन होगा क्वेश्चन में, इसको डिफरेंशिएट करना आपको आता है, मुझे बताने की जरूरत है। टी टू द पावर ऑफ 3 dt क्या होगा, वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अपन इसको कैलकुलेट करके टेम्परेचर दे दो आप T1 T2, कि जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा वो अपन कैलकुलेट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। अब ये अपने सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने थर्मोडायनेमिक्स में भी नहीं बताया आपको, लेकिन अगर गिवन है, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है a प्लस बी टी स्क्वायर, लो भाई ए और बी कांस्टेंट है, हाँ तो ठीक है ना, अगर इस ऐसे देखो तो मैं डेल्टा एच कैलकुलेट कर लूंगा, ए बी की वैल्यू दे दो, टेम्परेचर की वैल्यू दे दो, T1 T2, मैं अपना सब इंटीग्रेट करके सब कर लूंगा मैं अपने आप, उसकी जरूरत नहीं है बताने की। तो ये अपने पार्ट सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने उसकी बात ज्यादा नहीं की, लेकिन ये पार्ट अपन से थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं कि अगर मैं 23 से 25 टेम्परेचर करूंगा तो बताओ क्या होगा, तो 23 अपन क्या करेंगे, केल्विन में कैलकुलेट कर लेंगे, और इसमें अपन को गिवन होगा कि डेल्टा H1 इतना है, 23 टेम्परेचर था, 25 किया, सीपी अपन को गिवन होगा क्वेश्चन में, तो बताओ डेल्टा H2 कितना हो जाएगा, बता देंगे, वही प्रॉब्लम है। ये फैक्टर्स थे। अब मैं आपको क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ यहीं पर, भाई डेल्टा H1 गिवन है, टेम्परेचर T1 गिवन है, अगर T2 करूंगा तो बताओ ये कितना होगा, डेल्टा CP दे देता हूँ, या फिर डेल्टा CP डायरेक्टली ना दे के थोड़ा और क्वेश्चन बड़ा करना है तो मैं इनके डेल्टा CP दे दूंगा, कोई केमिकल रिएक्शन देके, तो आपसे कैलकुलेट करवा लूंगा केमिकल रिएक्शन, ये कैलकुलेट करवा के आप इसकी भी कैलकुलेट करवा लिया मैंने, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर कोई गलती करोगे तो ऐसी बात है, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत भी गलत हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बाकी यही पूछेंगे अपन से क्वेश्चन में, है ना। अब अपन थोड़ा सा डेफिनेशंस पढ़ने हैं आपको अपन को, वैसे तो अपन ने, आपको याद होगा अपन ने बॉर्न-हेबर साइकिल पढ़ा था, बॉर्न-हेबर साइकिल में बहुत सारे अपन ने डेफिनेशन पढ़े थे, हीट ऑफ आयनाइजेशन, हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ राइट ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इस टाइप से अपन ने काफी कुछ पढ़ा था। उस टाइप के हीट्स, जैसे अब मुझे क्या ना, उस वो जो अपन ने नहीं पढ़े वो डिस्कस करने हैं, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ दैट न्यूट्रलाइजेशन, तो लाइक दैट मुझे कुछ हीट एक्सचेंज डिस्कस करने हैं आपके साथ, तो अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब 5 o'clock आपकी क्लास है, तो अपन यहीं रुक जाएं, क्लास है ना तुम लोगों का 5 o'clock, या कंटिन्यू कर लूं? 5 o'clock क्लास है, तो अपन यहाँ रुक जाते हैं, और इसको कंटिन्यू करके इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर या 45 मिनट्स, तो अपना थर्मोकेमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। होमवर्क आपके पास है, होमवर्क जो मैंने लास्ट टाइम दिया था वही होमवर्क है, अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो 5 बजे आपका मैथ्स है इसलिए अपन इसको स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है।